नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव साल 2023 में पीडीए का एक नारा लेकर आए जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके प्रचार का आधार बन गया। वो कहते थे होगा 24 का चुनाव, पीडीए का इंकलाब, और ऐसा हुआ भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने यूपी में बीजेपी को पानी पिला दिया। फिर अखिलेश के पीडीए का आधार, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो वो मूलतः था, उसका आधार बढ़ता गया। पी से पीड़ित भी हुआ और पंडित भी, और ए तो आदिवासी, आधी आबादी, अपमानित होता हुआ अगड़े तक पहुंचा। लेकिन 10 नवंबर को हमारे सहयोगी चैनल आज तक के एजेंडा 2025 मंच पर अखिलेश ने एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि ए से है अच्छे अगड़े, यानी उन्होंने अगड़े, कोट अनकोट अगड़े कहे जाने वाले सामान्य वर्ग के वोटर को दो श्रेणियों में बांट दिया, एक अच्छा अगड़ा, एक बुरा अगड़ा। इसके अलावा भी अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम मुद्दों पर बात की, जिन्हें हम डिकोड करेंगे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह के साथ। शीतल जी, आपका स्वागत है। आप कहीं रास्ते में हैं, लेकिन हमने आपको रोककर आपको इस प्रोग्राम से जोड़ा है। तो पहला सवाल मेरा यही है कि अखिलेश यादव ने अच्छे अगड़े, बुरे अगड़े, ये दो कैटेगरी बना दी। तो क्या अखिलेश यादव मतलब नाराज नहीं कर रहे हैं अगड़ों को, बुरे अगड़े क्या, या वो कह रहे हैं कि कोट अनकोट उन्हें अगड़ों का वोट नहीं चाहिए, अगड़ों के वोट की उन्हें कोई चिंता नहीं है, जो उनका पीडीए है वही उनके वोट का, उनके प्रचार का आधार है? देखिए, अखिलेश यादव और सारे अध्ययनों में ये पता लगता है कि जो अगड़ी जातियां हैं उनका तो एक प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और है और बना हुआ है। तो अखिलेश यादव इस बात को न जानते हो ऐसा तो है नहीं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि एकदम से सबके सब उनके एकदम विरुद्ध न हो जाए, क्योंकि समाज में एक प्रभुत्व तो है ही है साधनों पर और अन्य तरह से, तो उस प्रभुत्व से जानते हैं कि उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वो ये बात कह रहे हैं कि भाई अच्छे अगड़े, और मतलब अगड़ों में वो विभेद करके अपने लिए थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ रहे हैं, लेकिन वो जो मूल काम कर रहे हैं वो पीडीए के तहत ही कर रहे हैं। हालांकि अभी एक सेक्शन उनका कमजोर है और वो है दलितों के साथ उनका तालमेल। वो एरिया उनका कमजोर बना हुआ है और वो एरिया उनके लिए चुनौती रहेगा इस चुनाव में, जो संभावित है। जी बिल्कुल, आपने जो ये बात कही, तो अपने इस एरिया को भी अखिलेश यादव पिछले लंबे समय से एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं तो जो उनके राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन, जो दलित समुदाय से आते हैं, तो रामजी लाल सुमन वर्सेस करणी सेना एक पूरा एपिसोड हुआ था जिसमें अखिलेश यादव ने बहुत ही कड़ा स्टैंड लिया। एक इटावा कांड हुआ था जहां गैर ब्राह्मण कथावाचकों को पीट दिया था लोगों ने, तथाकथित अगड़ों ने, और उसमें भी एक दलित, दो यादव थे, एक दलित कथावाचक थे। इसके अलावा अखिलेश यादव पुलिस थानों में सूची लेकर आते हैं किस तरह अगड़ों की भरमार है वहां पर। वो इससे सबसे ऊपर, सबसे ताज़ा उदाहरण वो संसद के हर सत्र में, इस सत्र में भी वो अपने दलित सांसद अवधेश प्रसाद को बार बार आगे करते हैं, बीजेपी को चिढ़ाते हैं अखिलेश यादव को दिखा दिखाकर। तो क्या ये इसे इस सिलसिले की अगली कड़ी माना जाए कि अखिलेश यादव को पता है कि शायद पिछड़े वोट का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ है, अगड़ों अल्पसंख्यक उनके साथ है, अगड़ों को वो जैसे तैसे अच्छे अगड़े कहकर एड्रेस कर रहे हैं, और ये दलित जो मैंने इतने एपिसोड बताए, इसके जरिए वो दलित वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, दलित समाज में उत्तर प्रदेश में 3-4 उनके बड़े प्रमुख घटक है। जो सबसे बड़ा घटक है जिसको जाटव और एक और शब्द कहा जाता है जो संसदीय है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझते हैं। तो वो जो हिस्सा है जो सबसे बड़ा है, 12% के आसपास दलितों में, वो तो मायावती जी के साथ उसमें से ज्यादातर है और कुछ चंद्रशेखर के साथ भी है। फिर एक कोरी समुदाय है, एक वाल्मीकि है और एक पासी है। ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये भी काफी मजबूत और बड़े बड़े सेक्शंस हैं। इनमें कोरी और वाल्मीकि में बीजेपी का सांगठनिक असर है, और लेकिन जो इनमें सब में अम्बेडकराइट ग्रुप के लोग हैं वो सारे दलितों में हैं,
लेकिन ज्यादातर जाटव और उसमें से आते हैं, कोरी में से भी आते हैं। उनके भीतर जो है, ये आपने जिनका नाम लिया, जो सुमन साहब हैं या अन्य घटनाएं आपने ली, हम्म। वो अम्बेडकराइट्स तक जाती हैं। लेकिन गांव गांव गली गली में जो दलित बसा हुआ है, उसमें उस तरह की पैठ बनाने वाला कोई प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव के हाथ में नहीं है। छिटपुट है जो है, पासी एक समुदाय में पिछली बार उनकी सेंध लग गई थी, और लेकिन सारे में नहीं, कुछ हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में, कुछ हिस्सों में बीजेपी के साथ थे वो, कुछ हिस्सों में इनके साथ थे। लेकिन अभी जो वहां का सबसे बड़ा सेक्शन है, उसमें अखिलेश की कोई सेंध उस तरह से लगी हुई अभी तक हमें कोई कहीं से प्रतीत नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद पिछड़ी जातियों की संख्या चूंकि सबसे ज्यादा है, और माइनॉरिटी और पिछड़ी जातियां मिलके एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बना लेती हैं, वो अखिलेश यादव की ताकत है, अगर वो उस ताकत को इस चुनाव में भी बरकरार रख पाए जो लोकसभा चुनाव में उनके साथ आ गई थी, तब वो मतलब निश्चित तौर पर एक सफल मुकाबला भी कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि एसआईआर में क्या होता है, कितने वोट कटते हैं, कितने वोट जुड़ते हैं, और उसको लेके जो शंकाएं हैं, उनका क्या वो उत्तर जमीन पे दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ज्यादातर सूचनाएं हैं कि उसमें बहुत बड़े हिस्से में वो उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या आता है, और क्या वो कर पाते हैं, ये तो आखिर में ही पता लगेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो उनका बेस स्ट्रक्चर है, वो पिछड़ी जातियों में और माइनॉरिटी के कॉम्बिनेशन में है। जी, मैं एसआईआर के सवाल पे आऊंगा क्योंकि उनके इंटरव्यू का एक बड़ा हिस्सा एसआईआर के ऊपर था। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अखिलेश यादव ने कही मंच से, साफ तौर पर, सार्वजनिक तौर पे, कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो गरीब महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देंगे। बिहार की 10,000 स्कीम का जिक्र होते हुए, उसकी कामयाबी का जिक्र होते हुए, जब यूपी इलेक्शन पे बात आई तो उन्होंने कहा हाँ हमने सीखा है वहां से। जब 10,000 देके बीजेपी वाले जीत सकते हैं तो फिर वो एक हिसाब लगाते हैं कि 500 हमें तब रोका गया, 1,500 तब रोका गया, कुल मिलाकर 40,000 बनता है ब्याज लगा के, और हम आए तो गरीब महिलाओं को 40,000 देंगे। क्या बीजेपी के सामने उन्होंने ये एक बड़ी लकीर खींच दी है, या उत्तर प्रदेश में ये बिहार वाली बात नहीं है? अभी तक का हमारा अनुभव यह है कि जो पार्टी सरकार में होती है उसके लिए ये सुविधा है। दूसरा तो गाल बजा सकता है, उन्होंने भी गाल बजा दिया है, 40,000 की रकम कह दी है, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे, सिर्फ बयान दे पाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जो पार्टी सत्ता में होती है, वो गरीब से गरीब राज्य में और आर्थिक रूप से बड़े विपन्न राज्य में, जैसे बिहार में भी 10,000 रुपए ठीक चुनाव के वक्त दे के, और चूंकि चुनाव आयोग की एक ऐसी टेक्निकल सहमति हम देख रहे हैं, सभी मामलों में विपक्ष को भी मिली है और सत्ता पक्ष को भी मिली है। और लेकिन ये अभी तक का सबसे सफल फार्मूला नजर आ रहा है। जितने राज्यों के चुनाव हुए, जहां जो सत्तारूढ़ दल था, जिसने पैसे बांटे, वो चुनाव जीत गया। अपोजिशन से झारखंड में जीत गया और बाकी जगह बीजेपी जीत गई। तो ये एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है, जिससे जो सत्ता में है उसको एडवांटेज जा रहा है, और जो विपक्ष में है वो बड़ी बड़ी फिगर सामने तो रखता है, लेकिन एक आदमी फिगर रख रहा है बयान के तौर पर, एक आदमी का कैश हमारे अकाउंट में टन से बोल रहा है। इन दोनों में बहुत फर्क है, और ये जो फर्क है ये चुनाव में असर डाल रहा है। ये जो अखिलेश का बयान है, ये कोशिश है कि इसके असर को वो डाइल्यूट करें, लेकिन अभी तो बीजेपी ने अपने पत्ते खोले ही नहीं। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो 9 नगद दे देता है, और विपक्ष 13 उधार की भले ही वादे करता रहे, तो 9 नगद से 13 उधार से 9 नगद ज्यादा भाता है लोगों को। एकदम सही जगह आपने इस मुहावरे का इस्तेमाल किया, और जो तासीर उस मुहावरे की है, वही तासीर हम लोग इसको राजनीति में अमल में देख रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, एसआईआर के मुद्दे पर 2-3 बातें अखिलेश यादव ने की, मैं एक एक करके उस पर आऊंगा। एक बात अखिलेश यादव ने कैटेगोरिकली कही, ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है वोट का, ये एनआरसी है। एनआरसी, अब मैं यहां पर आपसे 2 हिस्सों में इस सवाल को अपनी जिज्ञासा के रूप में लेके आता हूं कि क्या वो ये अपने वोटरों को कह रहे हैं कि एनआरसी की तरह आपको ये घुसपैठिया घोषित कर देंगे अगर आपने अपना वोट नहीं बनवाया, यानी कि एसआईआर में हिस्सा लो और अपना वोट बनवा लो।
या फिर वो ये कह रहे हैं बीजेपी को कि एसआईआर में घपला कर रही है? दोनों बातें एक साथ सी लग रही हैं जब वो वोट चोरी को छोड़ के कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। वो बिल्कुल दोनों बातें कह रहे हैं। एनआरसी से वो माइनॉरिटी, चूंकि एनआरसी के शब्द से माइनॉरिटी में एक बेचैनी होती है, तो और माइनॉरिटी उसको लेके बहुत सेंसिटिव है। बिहार में भी थी, यहाँ भी है, पूरे देश में है माइनॉरिटी। वैसे ही बीजेपी की सारी पॉलिटिकल लाइन से सेंसिटिव है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के तमाम बयान और जो भी कार्रवाइयां जिनकी आलोचना वो करते रहते हैं, उनके तमाम नेता, उससे वो शंकित है। तो ये तो उन्होंने निश्चित तौर पर ये तीर वहां मारा है, लेकिन दूसरी ओर वो इसके बहाने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर कल को अगर उन्हें कोई आरोप लगाना हो तो उसके लिए भी एक जमीन तैयार करके रख रहे हैं। और लेकिन उनसे पहले योगी जी उससे बड़ी लकीर खींच चुके हैं। जिस जिले में डिटेंशन सेंटर वगैरह बनाने की बात कह रहे हैं, और उसके लिए कहा जा रहा है कि उनकी फोर्स जो है जगह जगह जांच पड़ताल अपनी ओर से शुरू कर चुकी है। तो अगर वो चुनाव के ठीक पहले इस तरह के डिटेंशन सेंटर्स में 150 आदमियों को पकड़ के और मीडिया में उसका शोर मचाते हुए प्रचार करते हुए मिलते हैं, तो वो एक अलग तरह की राजनीतिक फीलिंग पैदा कर सकता है। तो अब दोनों तरफ से तर्कश अपने अपने खाली किए जा रहे हैं। ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, और देखते हैं कि इसमें भी वही बात आ जाएगी कि एक आदमी बयान दे सकता है और एक तरफ से कार्रवाई हो सकती है। नहीं, अखिलेश यादव ने डिटेंशन सेंटर के सवाल पर कहा, उनका बयान है कि कुर्सी बचानी हो तो बीजेपी वाले बहुत कम्युनल हो जाते हैं। जी नहीं, बीजेपी भाई, योगी जी तो इसमें कोई लाग लपेट रखते नहीं है। वो तो साफ, वो अपनी बातों में एकदम साफ है। बल्कि उन बातों में जिसमें मोदी जी या योगी शाह जी या अन्य नेता थोड़े बहुत शर्माते भी हैं, या सावधानी से बोलते हैं, या द्व्यर्थी बोलते हैं, योगी जी उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखते, सीधे बोलते हैं। और अब ये संयोग है कि हमारी जो भी एजेंसियां हैं, इन सबको मॉनिटर करने वाली, चुनाव आयोग हो या कोर्ट्स हो, उसमें हमने उनको कोई परेशानी में पड़ते अभी तक नहीं पाया है। कुछ छोटी मोटी बातें इधर उधर गई हैं, लेकिन वो कहीं किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं, और योगी जी अपनी भूमिका में जैसे थे वैसे हाजिर है। सवाल थोड़ा सा और डिग कर रहा हूं सर इस सवाल को कि उत्तर प्रदेश के, जब बिहार चुनाव की हम विवेचना करते थे तो और यूपी इलेक्शन पे आते थे तो सब लोग बोलते थे कि यार यूपी में सिचुएशन अलग है, बिहार में जातियों पर जिस तरह से चुनाव हुआ है, यूपी में हिंदू मुस्लिम चलेगा। तो मैं यही सवाल को लेके आ रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जब लॉ एंड ऑर्डर की, कानून व्यवस्था की भी बात होती है, बुलडोजर की भी बात होती है, तो वो आखिर में हिंदू मुस्लिम पे चली जाती है। बुलडोजर चल रहा है तो अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए के 22 लोगों पर चला है, 2 लोगों पर सजातीय पर चला, या हिंदू मुस्लिम पर, उसमें तरह तरह के अपराधियों के नाम भी जो आते हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राजनीति को एड्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह से एसआईआर का, वोट चोरी की बात बिहार में इतनी हिंदू मुस्लिम पर नहीं गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह अभी से हिंदू मुस्लिम राजनीति को एड्रेस करने लगी है। नहीं, ऐसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि हिंदू मुस्लिम पे बिहार में नहीं जाती। बिहार में जो पॉकेट जहां पे एआईएमआईएम जीतती है, वहां एआईएमआईएम के भाषणों से, मान लीजिए वहां कुल 36 या 38 40 सीटें हैं, तो एआईएमआईएम 5 सीटें 4 सीटें जीतती है, 2-4 पे सेकंड रहती है, लेकिन वो बीजेपी के लिए 18-20 सीटें जीतने की पृष्ठभूमि तैयार कर देती है। तो ये ऐसा नहीं है, इस तरह की बात का फर्क वहां भी पड़ता है और कहीं भी पड़ता है। यूपी में तो इसको ज्यादा बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश होती ही है, हर बार होती है, और योगी जी अनवरत उस कोशिश पे अपना काम करते रहते हैं। चाहे आजम खां का मामला हो, चाहे अतीक और मुख्तार अंसारी का प्रसंग हो, चाहे छोटे छोटे अपराधियों में पकड़े जाने पर किसी मुस्लिम अपराधी के मामले में उसकी टांग में गोली मारने का मामला हो, और दूसरों को ये आरोप उन पर लगते हैं कि अपने सजातीय मामलों में वो उनकी पुलिस दूसरी तरह से व्यवहार करती है। और अभी एक बड़ा मामला वहां कफ सिरप वाला चल रहा है, उसमें पकड़े गए अपराधी ज्यादातर चूंकि उनके सजातीय हैं, उस मामले में कहीं किसी ने गोली वोली चलते या टांग में गोली लगते नहीं देखा, किसी को मुठभेड़ में नहीं पाया, बल्कि उनको बड़े सुविधाजनक स्थिति से कोर्ट वगैरह में पेश करते हुए
रिपोर्ट किया गया है, उसके वीडियो सब जगह चल रहे हैं। तो ये आरोप है, लेकिन ये आरोप ही ध्रुवीकरण का कारक भी बनता है और इससे बीजेपी को लाभ भी होता है। एक बिल्कुल। और सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे क्या, इस पर अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि हाँ ये इंडिया गठबंधन है और उत्तर प्रदेश में भी हम, बिहार में चाहे जो नतीजा आया हो कांग्रेस पार्टी का, हम कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन हेडलाइन असल ये थी कि उन्होंने कहा कि साथी को समझाएंगे और जीत ही टिकट बंटवारे का आधार होगा। आप इसे कांग्रेस को चेतावनी के तौर पर देखते हैं कि भैया ज्यादा सौदेबाजी मत करना आप? नहीं, ये प्रैक्टिकल बात की है उन्होंने। प्रैक्टिकल बात की है कि आप टिकटों का झोला भर लें और आपके पास उम्मीदवार ही ना हो। इससे बेहतर है कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए कि जीतने वाले उम्मीदवार को अब मान लीजिए हमारी पार्टी का उम्मीदवार, उसको कांग्रेस से लड़ा दिया तो कांग्रेस की गिनती भी हो गई और ये हो गया कि जो जीतने लायक था वही लड़ा। ये सब ये टेक्टिकल मूवमेंट्स हैं, मुझे कोई उनमें फ्रिक्शन नहीं दिखता। ऊपर की लीडरशिप में बहुत क्लियरेंस है, नीचे बहुत से फुटकर लोग इधर उधर की बातें करते रहते हैं, वो हमेशा हर जगह होता है। लेकिन ऊपर एक बड़ी समझदार सहमति मतलब समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में और कांग्रेस के नेतृत्व में है। आपने कहा कि अखिलेश यादव के पास पीडीए के कम से कम पी और ए यानी पिछड़े और अल्पसंख्यक का एक मजबूत आधार है, और 2024 के चश्मे से जब हम देखते हैं तो इस मजबूत आधार ने बीजेपी को करारी शिकस्त भी दी थी। तो 2027 के लिए बीजेपी के पास आपकी नजर में अखिलेश के पीडीए की क्या काट है? नहीं, बीजेपी के पास बहुत बड़ी बड़ी काट है। अब अगर आरोप कांग्रेस के सही है तो सबसे पहली चीज तो चुनाव आयोग ही होता है। चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव संचालन करा रहा है, अगर उसमें जो उस पर आरोप लग रहे हैं वो सही है तो फिर उसके बाद तो बहुत बड़ी चीज है वो, क्योंकि चुनाव आयोग ही सब कुछ है। चुनाव आयोग अगर एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जैसे किसी भी खेल में अगर एम्पायर आपकी तरफ है तो आपकी आधी जीत तो सुनिश्चित पहले ही हो जाती है। तो एक तो वो बड़ी भारी चीज है। दूसरे, उत्तर प्रदेश अलग है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो नीतीश की बैसाखी की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश तो बीजेपी खुद चलाती है ना, और बीजेपी के तर्कश में बहुत तीर है और वो पिछड़ी जातियों का जो की गोलबंदी पीडीए के तौर पर अखिलेश ने की थी, उसका मुकाबला करने का काम बीजेपी कर रही है। साध्वी निरंजन ज्योति के बारे में सूचनाएं आ रही हैं कि उनको बड़ी भूमिका दी जा सकती है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष वगैरह बनाया जा सकता है। और कुछ और चीजें, जैसे पिछले चुनाव में ये हुआ था कि जो वहां का दूसरा सबसे बड़ा पिछड़ा समुदाय है कुर्मी, यादव के बाद कुर्मियों के शायद 11 या 12 सांसद हैं इस बार उत्तर प्रदेश से। मतलब काफी बड़ी मात्रा में उनको टिकट वगैरह दिए थे अखिलेश ने, और वो एक कॉम्बिनेशन बना था। मौर्या में कोशिश की गई थी। अब देखना है कि अब क्या उनकी स्थिति है और बीजेपी इसमें क्या करने वाली है, बीजेपी अपने टिकट वितरण में क्या करने वाली है। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी का काम बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही गंभीर ढंग से होता है। वो ऑलरेडी बहुत अच्छी स्टडी कराते हैं, उनके पास साधनों की भरमार है और सरकार उनकी है, दोनों इंजन उनके ही हैं। उनके नेताओं की सांप्रदायिक स्वीकृति बहुत बड़ी है और उनमें ये योग्यता है कि वो कहीं भी किसी माहौल को कहीं छोटी सी बात पे गर्म कर दें और ध्रुवीकृत कर लें। तो ये तो पूरे राज्य का मामला है। वहां सारे प्रमुख तीर्थ जो हैं ही हैं, जिनमें अभी एक में मंदिर, दो में हमारे योगी जी खुलेआम कहने लगे हैं कि उनको बनाना है वगैरह। तो वही है ना कि योगी जी चूंकि स्पष्ट तरीके से इन बातों को साफ साफ कह देते हैं, जिसको कहने में और दूसरे लोग बड़े हिचकिचाए, वो राजनीतिक लाभ देता है उनको। और किसी एक छोटी घटना पर ऐसे मामले में 10-20 सीटों को प्रभावित करने की या 10-5 जिलों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। वो सब चीजें आप अमल में आते हुए देखेंगे। घुसपैठिया वाला जो शब्द है वो सीधे सीधे एक जगह इंगित करता है, उससे भी कोशिश वही होती है।
उसमें चुनाव आयोग भी वैसे ही बयान देने लगता है। मीडिया में उनका बहुत अच्छा कंट्रोल है ही है। वहाँ के सबसे बड़े जो अखबार हैं हिंदी के, वो उन सबको आदमी उसी तरह से देखता है कि वो दक्षिणपंथी रुख के हैं, और बाकी जो मीडिया है वो भी वैसा ही है। तो ये सब एरियाज है जो वीकनेस है विपक्ष के पास, और साधनों की जो भरमार है वो अब चुनाव में बहुत मैटर करने लगी। सिर्फ वो पैसा नहीं जो सरकारी तौर पर हर एक के खाते में जाता है, इसके अलावा भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा लगता है, और वो पैसा भी होना चाहिए। उस मामले में विपक्ष को बहुत चुनौतियां रहती हैं। तो ये सब चीजें मिलजुल के जीत और हार में अपना रोल निभाती हैं, जिनको आकलन उस तरह से नहीं किया जा सकता। और इसीलिए तमाम अध्ययनकर्ता तमाम चुनावों में लगातार फेल हो रहे हैं, क्योंकि ये नए आप चुनाव प्रबंधन जो है उसने अगली सीट हासिल कर ली है। चुनाव में समर्थन अलग चीज है, चुनाव प्रबंधन अलग चीज है, और प्रबंधन कई बार समर्थन को हरा देता है। नहीं, बिल्कुल। अखिलेश यादव ने एक दावा किया कि 2024 में हमने बीजेपी को हराया था यूपी में, 2027 में भी हराएंगे। अब वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो ये दावा करेंगे, जरूर करेंगे। आप इसे कितना मजबूत दावे के तौर पर देखते हैं? आपका इसमें क्या आकलन है? देखिए, जब तक उत्तर प्रदेश में सवर्ण जातियों में आपसी फ्रिक्शन नहीं पैदा होता, कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग राजपूत और ब्राह्मण समाज के बीच एक फ्रस्ट्रेशन रहता है हमेशा। जब भी जो सत्ता में होता है, अगर ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता है तो दूसरी जातियों में थोड़ी बहुत सल्किंग होती है, और अगर गैर ब्राह्मण मुख्यमंत्री होता है तो ब्राह्मण समाज में बड़ी सल्किंग होती है, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग ज्यादातर बार पावर में रहे हैं, और एक जमाना था कि वही रहते थे। कभी कभी कोई अपवाद स्वरूप आता था तो उसकी टांग खींचना शुरू हो जाती थी, ये हमने देखा है। तो अभी चूंकि योगी आदित्यनाथ दो बार से हैं और तीसरी बार होने के लिए दावेदार हैं, अब पता नहीं बीजेपी का लीडरशिप चुनाव तक उनको उस पद पर बनाए रखेगी कि नहीं, ये सवाल अनवरत वहां चल रहा है। वहां दो उप मुख्यमंत्री हैं जो दोनों के बारे में उनके आसपास घूमने और उठने बैठने वाले लोग ये बताते हैं कि वो 24 घंटे योगी जी को हटाने की बातें उनके बैठक उठक में होती है। उनके आसपास उनके समर्थक तमाम पत्रकार वगैरह जो है वो योगी जी की टांग खींचती हुई रिपोर्ट लिखना, खबर लिखना, शगुफे छोड़ना या सही मुद्दे उठाना, एकदम आपको लगेगा कि फोकस्ड है, ये काम यही काम कर रहे हैं। वो सब चीजें मतलब बीजेपी में अंदरूनी कलह अगर बढ़ी तो विपक्ष के लिए आप कह सकते हैं कि उसका सौभाग्य होगा, और वरना अगर यूनाइटेड बीजेपी से मुकाबला हुआ तो बहुत कठिन मुकाबला होगा। बिल्कुल। तो 1 साल से बस थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बचा है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर सरगर्मियाँ मुझे लगता है कि इस तरह से हावी हो चुकी है कि अभी चुनाव होना है या तभी चुनाव होना है, यानी घोषणा होने ही वाली है। तो ये सरगर्मी बनी रहेंगी, आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी, और हमारी नज़र इन पर बनी रहेगी। लेकिन आज हमारे साथ कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शीतल पी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।